वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो फिजिकल एजुकेशन के सारे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितना का आपका सारा मतलब पूरा के पूरा चैप्टर है ना, एक एक पार्ट में से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। इसमें सारे PYQs भी इंक्लूड हो चुके हैं। तो जस्ट स्टडी दीज क्वेश्चन। इससे ऊपर पेपर में कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। MCQ भी हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, रीजनाइजेशन, सब इस वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। सो लेट्स बिगिन। और इन सभी के सभी क्वेश्चन आंसर्स का PDF मैंने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सच्ची में कर दिया है, भूल नहीं गई हूँ। गूगल ड्राइव से जाके आप इन क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड कर लेना। जो गूगल ड्राइव में मैंने क्वेश्चन दिए वो थोड़ा और मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो वो सारे आप जाके डाउनलोड कर लेना बाद में रिवीजन के लिए। अभी आप एक कॉपी लेकर आओ और ये सभी क्वेश्चंस को, ये जो रेड से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, नोट डाउन करो और साथ में आंसर्स साइड टू साइड लिखते रहो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट आर द एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर अकॉर्डिंग टू द WHO। तो WHO को पूरा हमने टेबल पढ़ रखा है ना, क्या क्या उन्हें काम करने हैं, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुढ़ों को। तो वो वाला आपका ये इसमें से मैंने क्वेश्चंस बना दिए। ये MCQ रीजनाइजेशन में जरूर आएगा। तो इन्फेंट को क्या करना चाहिए, हमें फिजिकली एक्टिव रखना है थ्रू आउट द डे। ठीक है, बिफोर दे स्टार्ट क्रॉलिंग, यानी बच्चा पड़े रहे यूं लेटे हुए नहीं, उनको थोड़ा बहुत मूवमेंट कराना है हमारे को, चाहे जब उन्होंने क्रॉल करना भी ना सीखा हो। ठीक है, उसमें हमें उनको क्या करवाना है, फ्लोर प्ले कराना है। ठीक है, लिप मूवमेंट करानी है, टमी टाइम कराना है, यानी कि पेट के बलों से बिठा देना है बच्चे को एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। और फॉर 0 to 3 मंथ्स बेबी को 14 से 17 घंटे की स्लीप चाहिए। और जो 4 से 11 महीने का बच्चा उसको 12 से 16 घंटे की स्लीप चाहिए। अब देखो, अब मैं बार बार इसको रीड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप इसके कीवर्ड्स नोट डाउन कर लो कॉपी में। ये पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इन्फेंट फिजिकली एक्टिव लिखो बस। उसके बाद आप लिखो क्या कराना है, टमी टाइम कराना है 30 मिनट्स, 0 से 3 मंथ्स के लिए इतना स्लीप टाइम, और 4 से 11 के लिए इतना स्लीप टाइम। काम क्या क्या करवाने हैं, उसको एनकरेज करना है ग्रैस्प करने को, मूव देयर हेड, बॉडी एंड लिम्ब। ये 5 पॉइंट लिख लो छोटे छोटे से। ठीक है, वो आंसर फॉर्मेशन आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस के अंदर आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि नो रट्टाफिकेशन इज नीडेड, नो बार बार स्टडिंग इज नीडेड। ओके, अगला आता है, व्हाट आर द एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर टॉडलर 1 से 2 साल। टॉडलर की क्या एक्सरसाइज गाइडलाइन है, उसको सेडेंट्री एक्टिविटीज 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेडेंट्री मतलब एक जगह पे बैठे रहना। 1 घंटे से ज़्यादा एक बच्चे को एक जगह पे नहीं बैठाना है। उसको आप खड़ा करवा सकते हो, बिठा सकते हो, एनकरेज करना है उसको कि थोड़ा थोड़ा चले, रनिंग करे, वॉकिंग करे, कैचिंग करे, थ्रोइंग करे। 11 से 14 घंटे सुलाना है उसको। ठीक है, और वो भी नैप्स के साथ में, एक बारी में 11 घंटे नहीं, रेगुलर, थोड़ा उठा दिया फिर सुला दिया, थोड़ा उठा दिया फिर सुला दिया। ओके, समझ गए, इसको लिख लो जल्दी से। व्हाट आर द एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन 3 to 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये आधा पॉइंट यहाँ, आधा पॉइंट यहाँ रहा है। तो चिल्ड्रन जितने हमारे हैं 3 से 4 साल के, 180 मिनट वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्हें करानी है। तो ये है यहाँ का जो ये आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे लॉन्ग में नहीं आने का, आपको एक MCQ बना देंगे। ये जो चिल्ड्रन हो गए हमारे 3 से 4 साल के, उन्हें जो हमने एक्टिविटी करानी कितने मिनट की, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 180, 120, 70, 80। तो कौन सा करेक्ट है, 180 कैसे पता होगा जब तक पढ़ाई नहीं होगा। तो ये कीवर्ड बना के लर्न कर लो, कमेंट सेक्शन में लिख दो चाहे। ठीक है, और साथ ही के साथ में 1 आवर तक मॉडरेट टू विग्रेस करानी है। इसमें से 180 में से जो 1 घंटा है मॉडरेट टू विग्रेस एक्सरसाइज आपको करानी है। क्या क्या करा सकते हो छोटे बेबी को, रोलिंग, जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, प्लेइंग बॉल गेम्स। ठीक है, सेडेंट्री टाइम 1 घंटे से ज़्यादा इनका भी नहीं हो चाहिए, एक जॉब में बैठे 1 घंटे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। स्लीप टाइम कितना है, 10 से 13 घंटे। तो जो WHO की गाइडलाइंस है, इसका स्लीप टाइम याद रखना है, एक्टिविटी टाइम याद रखना है और सेडेंट्री टाइम, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर यूथ। हमारा 5 से 17 साल के बच्चों का, जो टीनेजर्स हो जाते हैं, और 5 साल के बच्चों का, इन वालों का। ठीक है, तो इनको भी 1 घंटे के लिए मॉडरेट टू विग्रेस एक्सरसाइज करनी है। इसमें इनको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप चलोगे फिरोगे, यू आर अ टीनेजर, तो बहुत आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, एरोबिक एक्सरसाइजेस, सांस लेने की एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी। ठीक है, और जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग तो फंडामेंटल है, वो तो करनी ही है। तो ये आप ऐसे लर्न कर लो। इस वाले जो ये वाला टॉपिक है, बच्चे इसमें बहुत घूम रहे हैं, दीदी कितना लर्न करे, कितना लर्न करे। जब मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया है तो ऐसा लग रहा है यार क्या क्या लर्न करे। तो मैं बैठी यार और मैंने ना इसके ऐसे ये क्वेश्चन फॉर्म कर दिए, मैंने ये पैरा बना दिया। अब इसमें MCQ आ जाए तो भी चलेगा, रीजनाइजेशन आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो लग रहा होगा ना कितना लेंदी है, अब देखो कितना आसान लग रहा है। ठीक है, चलो, व्हाट आर द एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर अडल्ट 18 to 64 ईयर्स वाले अडल्ट के लिए क्या है। तो अडल्ट को परफॉर्म करनी है मॉडरेट टू विग्रेस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, जिसमें आता है एरोबिक एक्सरसाइजेस भी, मसल स्ट्रेंथनिंग भी। एरोबिक हो गया सांस लेने वाली एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह, जिससे मसल्स आपके टोन होंगे। अब एडल्ट्स का 18 से 64 साल वाले लोगों को क्या याद रखना है आपको, 150 यानी कि 150 से 300 मिनट्स इन्हें मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है।
और 75 to 150 मिनट्स आप विग्रस एक्सरसाइज करा सकते हो, यानी कि जिसमें बहुत मेहनत लगती हो ईच वीक। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट 2 पर डे वीक, तो ये याद रख लो इनका। अब आते हैं हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बूढ़े लोग, ये टिपिकल है ना भाई, इनको क्या, बूढ़े लोगों को क्या एक्सरसाइज कराए, तो ये देखो ओल्डर एडल्ट्स को हमें क्या इंकरेज कराना है कि वो ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो, एरोबिक मसल स्ट्रेंथनिंग ये सब हो, और बैलेंस एनहेंसिंग हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा WHO के हिसाब से किसको बैलेंस एक्सरसाइज करानी है, तो बैलेंस एक्सरसाइज कराने की जरूरत किसको है, बैलेंस बुढ़े लोगों को है, वो गिर जाते चलते चलते, बैलेंस नहीं रहता बॉडी का। 150 to 300 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी की, 75 to 150 मिनट्स नॉर्मल। इनके लिए गार्डनिंग करना भी, कुकिंग करना भी, वॉकिंग करना भी स्लोली, ये भी इनकी एक्सरसाइज है। डन, चलो ये कंप्लीट हो गया पहला वाला टॉपिक हमारा WHO की गाइडलाइंस वाला। अब आते हैं हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी पे। यहाँ क्वेश्चन भर भर ही आएंगे इस चैप्टर में से। पहला क्वेश्चन आया व्हाट इज नॉक नी, कॉजेज क्या, करेक्टिव मेजर क्या है, पूरा का पूरा सब लर्न करना है। ये बना दिया पूरा मैंने फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए, डेफिनेशन, कॉजेज, करेक्टिव मेजर, इसमें से डेफिनेशन पूरे लर्न करनी है, कॉजेज 4 लर्न कर लो, करेक्टिव मेजर भी 4 लर्न कर लो, ठीक है। रीड करो इसे, पता है ना नॉकनी, जब आपके दोनों घुटने जो है एक दूसरे को टच कर जाते हैं और पैर दूर हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम जेनु वेलगम भी कहते हैं, जेनु वेलगम। MCQ भी आएगा इसके ऊपर। अगर कोई नोट्स नहीं अभी तक नहीं पढ़ा था, मेरा PDF जाके डाउनलोड करो, ये पूरा PDF मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और यहाँ से आपका कोई बुक नहीं खरीदी कोई बात नहीं, कोई नोट्स नहीं खरीदी कोई बात नहीं, और समय दीदी इज हियर, फ्री में मैं तुम्हारे को PDF भी प्रोवाइड कर दिया है। और जो प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, यहाँ तो मैं क्वेश्चन आंसर का PDF है ना कि ये रहे 10 क्वेश्चन, भाई मुझे पता है बच्चे इस समय फिजिकली के लिए टेंशन, दीदी टाइम ही नहीं है पढ़ने का, मैंने जो 10 क्वेश्चन कराया डाउनलोड कर लो। और जो मेरे नोट्स आपको पढ़ने हैं उसके लिए Instagram ID पे जाओ, सारे नोट्स मैंने उतार दिए, जो अभी तक नहीं भी उतारे थे आई एम सॉरी, सारे डाल दिए, ठीक है। चलो इसको क्या कहते हैं, नॉकनी को जेन्यू वेगर, पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जहाँ पे दोनों नीज एक दूसरे को टच करती हैं इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, और जो आपके पैर हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। चाहो तो इसमें ना एक डायग्राम भी बनाना है आपको, जब आप ये बनाओगे ना नॉकनीस, तो एक ऐसे पैरों का ना यूँ ऐसे करके ना, यूँ ऐसे आप डायग्राम बना देना, ऐसे हो जाता है इसमें कि ये ऊपर बॉडी सी बना दी, ये ऐसे करके कि, और यूँ दिखा के नीज टच ईच अदर, और जो पैर होते हैं हमारे वो अपार्ट हो जाते हैं, देख रहे हो। ये ओवरवेट बॉडी है, इस सब की वजह से होता है, ये मैंने इसके कॉजेस लिख दिए हैं। करेक्टिव मेजर क्या है, हॉर्स राइडिंग करने से ये होता है, पद्मासन से, स्टैंडिंग विद अ पिलो बिटवीन द नीज, पिलो रख लो अपने नीज के बीच में, वॉकिंग कैलिपर्स से हो सकता है, स्ट्रेट लेग लिफ्ट से, ये कुछ इसके करेक्ट करने के इसको प्रॉब्लम को एक तरीके हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, तो फ्लैट फुट क्या होता है, जैसे हमारा जो पैर होता है, ठीक है, ये मेरा जैसे हमारा ये पैर होता है ना, तो हमारा पैर जो होता है ना वो एक नीचे से यूँ आर्क बन रहा होता है। अपना पैर रख के देखो, पानी में जाओ पैर रखो और फिर पैर का छापा देखो, अपना फुटप्रिंट देखो, तो आपका फुटप्रिंट ऐसे बनता है, ठीक है, एक कर्व सा हो रहा होता है। और जिन लोगों का वो फ्लैट फुट होता है उनका फुटप्रिंट ऐसा आएगा, ठीक है, ये देखो। और जो हम लोगों का फुटप्रिंट बनता है ना, ऐसा बनता है। क्यों है ये बीच में ये कर्व क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच में यूँ जगह होती है। जिन लोगों को फ्लैट फुट होता है उनका ये आर्क गायब हो जाता है, क्योंकि ओवरवेट लोगों को होता है ये। तो फ्लैट फुट इज अ डिफॉर्मिटी वेयर इनर कर्व या फिर आर्क ऑफ द फुट इज एब्सेंट। इससे जो हमारा पैर का जो सोल है वो ग्राउंड पे टच होता है, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे हमारा पोस्चर खराब है और वॉकिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी और पैर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। कॉज क्या है, वीक मसल और बोन। अब देखो मैंने ना कॉजेज जो लिखे हैं ना, ये काफ़ी ना स्ट्रैटेजिकली लिखे हैं कि तुम्हें मेन कॉजेज सब में ये चले जाएंगे। अब कोई भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसका एक कॉज ये ज़रूर लिखना, वीकनेस ऑफ मसल एंड बोन्स, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हो लैक ऑफ बैलेंस डाइट। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ये 2 ज़रूर लिखना, एंड फॉल्टी पोस्चर यूजिंग, बस हैविंग फॉल्टी पोस्चर, ये 3 तो सबके लिए लर्न कर लो, ठीक है। बाकी सबके स्पेशलाइज 2 तो लर्न करेंगे ही हम। ओवरवेट ओबेसिटी से भी हो, जो बहुत मोटे लोग हैं उनको फैट फुट हो जाता है, ठीक है। कैरिंग हैवी लोड्स, जो कंधे पे बहुत वजन डाल के चलते हैं उनको भी हो जाता है ये, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन, ये भी एक कॉमन कॉज है। तो कोई भी आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी आए उसके 4 कॉमन कॉज, पहला ये हो गया वीकनेस ऑफ बोन्स एंड मसल, दूसरा हो गया लैक ऑफ बैलेंस डाइट लिख देना, तीसरा लिख देना मेल न्यूट्रिशन से भी हो सकता है, अगर कुछ कभी याद ना आए पेपर में तब की बात कर रही हूँ। एंड फोर्थ आप लिख देना फॉल्टी पोस्चर, ठीक है, फॉल्टी पोस्चर, नंबर मिल जाएंगे कुछ तो, ठीक है। और बाकी लर्न करो, अभी टाइम है। अब नेक्स्ट आया करेक्टिव मेजर, इसके क्या है, ताड़ासन करने से सही होता है, गुड क्वालिटी के शूज़ पहनोगे तो ये सही होगा, ठीक है जी। ये कुछ तरीके होते हैं, जंपिंग ऑन टोज, टोज पे आप जंप करोगे तो ये सही हो जाएगा। अब आता है अगला पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमारा राउंड शोल्डर, इसमें शोल्डर थोड़ा यूँ आगे को झुक जाते हैं। डेफिनेशन क्या है, राउंड शोल्डर इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी वेयर द शोल्डर्स आर ड्रॉन फॉरवर्ड एंड हेड एक्सटेंड्स आउटवर्ड।
जो आपका फेस है वो थोड़ा आगे को यूँ हो जाता है और पॉस्चर बिल्कुल फॉल्टी हो जाता है। कॉजेज़ क्या है, पुअर पॉस्चर वर्क, जो लोग ऐसे झुक के चलते हैं उन्हें होगा। फॉल्टी फर्नीचर पे आप बैठे हो, चेयर कंफर्टेबल नहीं है तो हो सकता है। रॉन्ग हैबिट्स ऑफ सिटिंग, और ऐसे स्लाउच करके बैठोगे, हैवी लोड शोल्डर पे पहनोगे, बहुत टाइट कपड़े पहनोगे तो हो जाते हैं। कॉज होगा इसके, ये इसके करेक्टिव मेजर हो गए। करेक्टिव मेजर क्या है आपका चेस्ट स्ट्रेचेस और टी स्ट्रेचेस से, ठीक है, वॉल स्ट्रेच करने से, प्लैंक एंड पुलअप से, रिवर्स शोल्डर से, योगा के आसन जो होते हैं उनसे भी ये सही हो सकता है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। वुमेन को क्या फ़ायदा होगा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने में? तो फिजिकल बेनिफिट क्या है, रिड्यूस हो जाएगा डिजीजेस का, जैसे डायबिटीज़, बोन डेंसिटी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ मसल अच्छी होगी, ये सब हो जाएगा। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, स्ट्रेस कम होगा, इमोशनल रेजिलियंस होगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सेल्फ वर्थ। सोशल क्या होगा, टीम वर्क बढ़ा है भाई, कम्युनिकेशन बढ़ेगी वो खेलेंगे तो, और कोऑपरेशन बढ़ेगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आएगी। ये सिंपल आप लर्न कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट आया हमारा बाउ लेग्स। बाउ लेग्स में क्या होता है, जैसे नॉक नीज में घुटने टच हो गए तो इसमें घुटने दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो बाउ लेग इज अ कंडीशन वेयर द लेग कर्व्स आउटवर्ड क्रिएटिंग अ वाइड गैप बिटवीन द नीज वाइल स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर। तो अगर कोई आदमी अपने पैरों को यूँ जोड़ के खड़े हो रहे हैं, अब तुम पैरों को जोड़ के खड़े हो तो तुम्हारे नीज ऐसे दिखेंगे। अब जो लोग को ये हो जाता है तो वो पैर को जब जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके नीज बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे पैर होते हैं जिनको वो होता है नॉक नीज होता है, दूर हो जाते हैं पूरे के पूरे, इसे कहते हैं बाउ लेग्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, जैसे उसको हम जेनु वेगम कह रहे थे, इसको क्या कहते हैं वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। कॉजेज क्या है, वीक बोन मसल, सिटिंग क्रॉस लेग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉल्टी वॉकिंग स्टाइल से हो जाता है, ओबेसिटी से हो सकता है, विटामिन डी की कमी से हो सकता है, जब बच्चे को जल्दी उम्र में आप चलवाने की कोशिश करो तो उसे बाउ लेग हो जाता है, ठीक है। करेक्टिव मेजर इसके ये रहे। अब वैसे तुम्हें इस वीडियो में मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मैंने चैप्टर में पूरा 1 घंटे का चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, उसमें हर चीज़ को डिटेल में बताया है, लर्निंग की ट्रिक्स भी बताई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लो, इन्हें नोट डाउन कर लो, ये जो रेड से क्वेश्चन है लिखो, साथ का साथ लिखते रहो आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज काइफोसिस। इस पे क्वेश्चन है एग्जाम पे, देख लेना 100% इस पे क्वेश्चन जाएगा एग्जाम में। काइफोसिस क्या है, तो काइफोसिस हमारी स्पाइन की यानी रीढ़ की हड्डी की डिफॉर्मिटी होती है, जिसमें इसमें एक्सेव आउटवर्ड कर्व आ जाता है, यानी कि ऐसे यूँ हन जाए, कुबड़े लोग देखे तो ऐसे यूँ झुक के चलते हैं, वो डिजीज़ होती है, ये ज़्यादा हो जाए तो, और ऐसे कोई बहुत झुक के चल रहा है तो काइफोसिस है। ये रीढ़ की हड्डी ऊपर वाली तरफ से यूँ आगे की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। करेक्टिव मेजर क्या है इसके, क्योंकि कॉजेज करेक्टिव मेजर पूछे दोनों, तो अभी देखो यहाँ कॉजेज नहीं है, कॉजेज मैंने अगले वाले क्वेश्चन लिखे, तुम बताओ क्या कॉजेज थे, हमने पढ़ा क्या चैप्टर में, नहीं याद तो अभी आगे पढ़ा दूंगी। करेक्टिव मेजर कैसे सही होगा, धनुरासन से हो सकता है, बेंडिंग हेड बैकवर्ड, ऐसे हेड पीछे करने से सही होता है, रिवर्स सेटअप से, भुजंगासन से ये सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन वाले टॉपिक से, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। तो करनाम मल्लेश्वरी थी, 2000 में सिडनी ओलंपिक में जीती थी। नेम 2 इंडियन वुमेन एथलीट्स हु वॉन मेडल्स एट 2012 का लंदन ओलंपिक। साइना नेहवाल ब्रॉन्ज इन बैडमिंटन एंड मैरी कॉम ब्रॉन्ज इन बॉक्सिंग, ठीक है। व्हाट हिस्टोरिक अचीवमेंट डिड दीपा कर्माकर अकम्प्लिश। उन्होंने क्या करें, उन्होंने जिम्नास्टिक की फील्ड में जो है वो फर्स्ट आप कह सकते हो इंडियन फीमेल हुई हैं जो क्वालिफाई हुई थी। विच इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन वॉन गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग इन 2022 का कॉमनवेल्थ। तो साइका मीराबाई छानू ने जीता था, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू में आ जाएंगे क्वेश्चन। व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। तो क्या होगा, मैंने पढ़ा दिया, डायबिटीज़ नहीं होगी, डिजीज़ नहीं होगी, बोन डेंसिटी अच्छी होगी, मसल बढ़िया होगा, तो ये तो रिपीट हो गया है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है और साथ में भी आ सकता है, ठीक है। फिर अगला आ गया हमारा ये सोशल बेनिफिट क्या है, सिंपल यही क्वेश्चन जाएंगे, इसमें से ज़्यादा नहीं आएंगे। अब व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स इन इंडिया। क्यों लड़कियाँ कम जाती हैं स्पोर्ट्स में, उसके रीज़न क्या है। तो सोशल कल्चर बैरियर्स है, मम्मी पापा अलाउ नहीं करते ज़्यादा, लैक ऑफ रोल मॉडल है, मीडिया ज़्यादा कवरेज नहीं देती, टाइम कंस्ट्रेंट है कि फैमिली लाइफ के साथ में आप कैसे मैनेज करोगे स्पोर्ट्स को, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, और एजुकेशन अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी नंबरिंग यहाँ गड़बड़ हो गई क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो मैंने अभी हटा दिए यहाँ से। व्हाट इज फीमेल एथलीट ट्राइड एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज। ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, किसी भी फॉर्म में एमसीक्यू रीजनाइजेशन शॉर्ट लॉन्ग आएगा जरूर। फीमेल एथलीट ट्राइड क्या है, तो फीमेल एथलीट ट्राइड एक सिंड्रोम होता है जिसमें 3 डिजीजेस होने का खतरा होता है, यानी कि यार ये तीनों हो सकती है किसी भी फीमेल एथलीट को, ठीक है। एक होगी तो दूसरी, दूसरी होगी तो तीसरी, ऐसे तीनों का तिगाड़ा बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होने का खतरा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का, एमिनोरिया का और ईटिंग डिसऑर्डर्स का। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जैसे तुमने हॉर्लिक्स वुमेन वाला ऐड देखा है तो वो हम बोन डेंसिटी दिखाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जैसे लेडीज़ की उम्र बढ़ती रहती है, 30 से ऊपर जाती रहती है, तो बोन की जो डेंसिटी है, जो बोन के बनने की शक्ति है वो खत्म होती रहती है, ठीक है, बोन अच्छे से नहीं फॉर्म नहीं होती है।
तो वो होने का खतरा हो जाता है। फिर बोन अच्छे से फॉर्म नहीं होगी तो टूटने का खतरा। कोई एथलीट है उनकी बोन अगर वीक हो गई तो वो टूट जाएंगी, फ्रैक्चर जल्दी होगा। तो इसलिए आपको अच्छी डाइट रखनी है, कैल्शियम इंटेक अच्छा रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस आपको ना हो, और हो तो फिर आप उसे ठीक करो। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? वीक बोन्स ड्यू टू लो बोन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी कम होने से होता है। होता क्यों है? इनसफिशिएंट कैल्शियम से। एमेनोरिया किसी को है तो भी हो जाएगा, ईटिंग डिसऑर्डर तो भी हो जाएगा, पुअर ईटिंग हैबिट है तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आया हमारा एमेनोरिया, फीमेल एथलीट टाइप का दूसरा एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या है? मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, बट प्रोनाउंस ऐसे इसलिए करती हूँ जिससे स्पेलिंग याद हो जाए। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 और मोर मंथ्स, यानी कि किसी फीमेल को जो 18 साल के बाद जो मेंस्ट्रुएशन जिन्हें पीरियड्स आते हैं, अगर 3 महीने या उससे ज़्यादा उनको पीरियड्स ना हो तो उसे हम कहते हैं एमेनोरिया। वो क्यों हो सकता है? ये फीमेल एथलीट्स को कई बार हो जाता है एक्सटेंसिव स्ट्रेस से, हार्मोन चेंजेस से, या फिर इंटेंसिव एक्सरसाइज की वजह से, या वो खाने में डाइट अच्छी नहीं ले रही है वेट लूज करने के लिए, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आए हमारे फीमेल एथलीट टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं हमारे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। अब इनको डिटेल में पढ़ाती हूँ। बुलिमिया नर्वोसा, और ये ऐसा लगता है वो हैरी पॉटर की कोई स्पेल हो रही हो, बट ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा और ये एनोरेक्सिया नर्वोसा खतरनाक एक ऐसी बीमारी है जो किसी को हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज बुलिमिया नर्वोसा। अब ये जो है डिटेल आंसर्स में आएंगे आपके पेपर में, इससे छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं बनता, सीधा 4-4 5-5 नंबर के, और इतना आसान है मानो 5 नंबर आपकी जेब में पक्के हो गए। ये दोनों पढ़ के जरूर जाओ। व्हाट इज बुलिमिया नर्वोसा क्या है, कॉजेज, सिम्टम, प्रिवेंशन बताओ। तो बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर होता है जहाँ पे बंदा करता है बिंज ईटिंग, यानी कि कोई लड़की लड़का है, और लड़कियों में ज़्यादातर ये देखी जाती है कि पहले वो बहुत कुछ खाते हैं जो उनका खाने का मन है, पेस्ट्री, क्रीम के, चॉकलेट खा लिए, ठीक है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और छोले भटूरे खा लिए। फिर मन में आता है दुख कि यार मैं तो मोटी हो जाऊंगी, अरे फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उसको वॉमिटिंग से निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, अब वो वॉमिटिंग जो है खुद सेल्फ इंड्यूस भी करी जाती है कि ऐसे गले में उंगली मार के तुमने वॉमिटिंग कर दी, या कुछ ऐसे खा ली पिल्स या टैबलेट जिससे तुम्हें उल्टी हो जाए। तो इससे बहुत आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है कि पहले मन करा तो खा लिया, ठीक है, और फिर उसको वॉमिट कर दिया। कॉजेज सोशल प्रेशर, किसी को बहुत मोटे ना हो ऐसा प्रेशर है। स्ट्रेस एंजाइटी से जिसकी पुअर सेल्फ एस्टीम है उन्हें हो जाता है। सिम्टम क्या है? फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग कोई कर रहा है, किसी की बॉडी स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन है फूड पाइप में, बार बार आप वॉमिटिंग करोगे तो जलन होगी ना फूड पाइप में। ओवर ईटिंग फ्लोड बाय पर्जिंग, ये इसका सिम्टम है। बहुत प्यास लगना, ठीक है, अल्सर्स होना, ये है। अब प्रिवेंशन क्या है इसकी, किसी को ना हो ये जो हमारा बुलिमिया नर्वोसा है, बैलेंस डाइट लो, एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं करनी है, अपनी बॉडी की एक अच्छी इमेज बनाओ, ठीक है, और प्रोफेशनल हेल्प लो जब भी ये हो जाए। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, इसके कॉजेज ऑफ प्रिवेंशन बताओ। ऑस्टियोपोरोसिस में आपको बता चुकी हूँ, जो वीक डेंसिटी हो जाती है हमारे बोन की। कॉजेज क्या है इसके? कैल्शियम डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस और फिजिकल एक्टिविटी कम होने से भी हो जाता है ये। प्रिवेंशन क्या है? कैल्शियम इंटेक अच्छा करो, ठीक है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करो, प्रॉपर विटामिन डी होगा तो सही हो जाएगा। अब ये लास्ट कुछ क्वेश्चन है। डिफाइन एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा वो वॉमिटिंग करने वाला है, बुलिमिया नर्वोसा ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जो लड़की है या लड़का जिसको भी ये प्रॉब्लम हो गई है वो एक्सट्रीम डाइटिंग करेंगे, यानी कि वो पतले हो भी गए हैं, वो बिल्कुल सही है, फिट है, बट फिर भी उनको शीशे में देख लेगा और हम तो बहुत मोटे, और वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके डाइटिंग करते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल हैज़ एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, बहुत डर है वेट बढ़ जाएगा, इससे वो स्टार्व करते हैं खुद को, बिल्कुल भूखा मार देते हैं खुद को, एक्सट्रीमली लो बॉडी वेट पे वो पहुंच जाते हैं। कॉजेज क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, सोशल फैक्टर भी है, और बायोलॉजिकल फैक्टर भी इसके हैं। एंड व्हाट इज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, 2 क्वेश्चन है हमारे ये लास्ट 2। तो मेनार्क क्या होता है? मेनार्क इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल, जो फर्स्ट टाइम पीरियड होते हैं उसे हम मेनार्क कहते हैं। इससे जो है प्यूबर्टी मार्क हो जाती है। इट यूजुअली अकर बिटवीन द एज ऑफ 10 से 15 में ये हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल के फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और उसके कॉजेज क्या हैं। तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन मतलब क्या होता है? रेफर्स टू एबनॉर्मेलिटीज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो पीरियड्स अगर किसी को रेगुलर नहीं हो रहे हैं, या बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग है, या सीवियर पेन हो रहा है, इस टाइप की जो एबनॉर्मलिटीज आती हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसे हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। अब इसका कॉजेज क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो तब हो जाएगा, बहुत एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहा है तो हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन है तो हो सकता है, पीसीओएस की वजह से हो सकता है, ये इनके कॉजेज हो गए। ठीक है, अब इसको प्रिवेंशन क्या है? अच्छी डाइट लोगे, अच्छे एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेस को मैनेज करोगे, हाइड्रेटेड रहोगे तो ये नहीं होगा। ओके, अब मैंने आपको गाइस ये क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई ईच एंड एवरी टॉपिक से, देखो 5 टॉपिक है इस चैप्टर के, WHO वाला,
फिर आपके सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैं वो हमने एक एक को कवर कर लिया। फिर आपका वुमेन इन स्पोर्ट्स आता है, वुमेन्स का क्या बुरा और क्यों जो है पार्टिसिपेशन लेवल कम है। फिर आपका ये फीमेल एथलीट राइट, और लास्ट में हमारा मेनार्क और मैं जो है हमारा ये मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। ये 5-6 टॉपिक है। मैंने सबका एक एक क्वेश्चन तुम्हें करा दिया, आंसर भी बता दिया, ठीक है। अगर किसी ने चैप्टर ना पढ़ा तो मैंने रीड करके सब बता दिया सब क्या है। अब आप ये सभी क्वेश्चन को रेड पेन से एक पेपर पे लिखो और ब्लू पेन से साइड बाय साइड इनके कीवर्ड जैसे मैंने बताया आप लिख लो, नोटबुक बना लो अपनी बढ़िया सी। और इनको अभी वीडियो में से कैसे रिवाइज करोगे, बार बार बैक करके थोड़ी लिखोगे, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ लगा दिया, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। उसमें मैंने थोड़ा और शॉर्ट में लिख दिया, इतना डिटेल नहीं, थोड़ा और शॉर्ट कर दिया है। वहाँ से वो पीडीएफ से आपका वो काम भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो विद दिस मैं चलती हूँ, बाय, बेस्ट ऑफ लक। एंड अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लेना, 1 घंटे का चैप्टर है, 2x पे करके सुन, आधे घंटे में कंप्लीट। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।